बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नाम का एक गांव था। वहाँ केशव नाम का एक लड़का रहता था। केशव के पिता का बहुत पहले देहांत हो चुका था। अब केशव के घर में केवल उसकी माँ ही थी। केशव के पास अपना खेत नहीं था, इसलिए वो दूसरे के खेत में खेती करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था। केशव खेतों पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसकी माँ निर्मला ने कहा, केशव बेटा, तुम कितने दिन ऐसे ही अकेले रहोगे? अब तो शादी कर लो। क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं? अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो मुझे बताओ, मैं उसी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। केशव बोला, बात पसंद या नापसंद की नहीं है माँ। अब मुझे खेत जाना है। मेरे पास आज बहुत सारा काम है। मैंने मजदूर को भी जल्दी आने को कहा है। वह अब तक आ भी गए होंगी। निर्मला ने कहा, ठीक है, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुमको शादी कर लेनी चाहिए। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारा काम कर पाऊँ। केशव ने कहा, अच्छा माँ, अब मैं जा रहा हूँ। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। केशव काम संभालने के लिए खेत चला जाता है। इसी बीच केशव की सुमन काकी वहां आ जाती है। निर्मला उसे देखकर बोली, अरे सुमन, घर पर सारा काम हो गया क्या? तुम जल्दी आ गई। सुमन ने कहा, अरे, मैं बहू को घर में किस लिए लाई हूँ? वही सारा काम संभालती है। अगर मैं घर पर काम करती हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगता। निर्मला सुमन की बात सुनकर बोली, कितनी भाग्यशाली हो तुम। सुमन, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से छोटा है, फिर भी तुमने उसकी शादी कर दी। अब घर का कोई काम तुम्हें नहीं करना पड़ता, और मुझे देखो। सुमन बोली, अरे जीजी, सुनो, अच्छा रिश्ता देखकर तुम भी अपने बेटे की शादी कर दो। माधवपुर गांव में एक रिश्ता है, उसको मैं जानती हूँ। लड़की बहुत अच्छी है, देखने में भी बहुत सुंदर है। केशव से कहो एक बार जाके उसे देख के आए। निर्मला ने कहा, माधवपुर में? वह तो बहुत दूर है सुमन। क्या इतनी दूर का रिश्ता ठीक रहेगा? सुमन बोली, हाँ, एक सुंदर और अच्छी लड़की चाहते हैं। अगर वह दूर है तो क्या हुआ, तुम्हें वहां जाना चाहिए। केशव को वह लड़की जरूर पसंद आएगी। निर्मला बोली, हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। उसके बाद सुमन अपने घर चली गई। शाम को केशव खेत का काम खत्म करके घर आता है। तब निर्मला ने उससे कहा, हाँ देख बेटा, वैसे भी 2-3 दिन में खेत का काम पूरा हो जाएगा। बस तुम मेरे लिए माधवपुर गांव चले जाओ। केशव चौंक कर बोला, क्या तुम मुझे इतनी दूर भेजना चाहती हो? वहां क्या काम है? निर्मला बोली, कुछ नहीं, एक रिश्ता आया है। बहुत अच्छी लड़की है और सुंदर भी है। केशव बोला, अरे माँ, लगता है जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तुम नहीं मानोगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं 4 दिन के बाद जाऊंगा और मिलकर वापस आ जाऊंगा। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। केशव माधवपुर जाने को निकल रहा था। तभी निर्मला बोली, बेटा, आज अच्छा दिन है। सुन, लड़की के पिता का नाम फूलचंद है। माधवपुर में तुम किसी से भी पूछोगे, वह तुम्हें बता देंगे। केशव बोला, अच्छा, अगर मैं अभी चला जाऊं, वहां मैं कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा। मैं इतनी दूर तो जा ही रहा हूं, लेकिन अगर मुझे लड़की पसंद नहीं आई तो मैं मना कर दूंगा। निर्मला ने कहा, ठीक है, अभी से ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो? चलो जाओ। यह सुनकर केशव माधवपुर के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद केशव सोचता है, मैंने काफी लंबा सफर तय कर लिया है। अब मैं कुछ देर के लिए यहीं आराम कर लेता हूँ और खाना भी खा लेता हूँ।
यह सोचकर केशव अपने साथ लाया खाना खाने लगता है, अपने साथ लाया ताज़ा पानी पीता है और अपनी यात्रा वापस शुरू करता है। माधवपुर गांव आने से पहले एक रामगढ़ नाम का गांव पड़ता था। उसी गांव में दो औरतें पानी खरीद कर आ रही थीं और एक दूसरे से बात कर रही थी। पहली ने कहा, अरे इतनी दूर से पानी लाना मेरे बस की बात नहीं। काश हमारे आसपास एक कुआं होता तो हम उसमें से अच्छा पानी ले लेते। दूसरी ने कहा, हाँ, अगर कुआं होता तो कितना अच्छा होता। मुझे उस लालचंद से यह पानी खरीदना पसंद नहीं है। वैसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि पानी खरीद कर पीना पड़ेगा। हमारा आधा दिन पानी लाने में और बाकी का दिन काम करने में ही निकल जाता है। अगर हमारे आदमी गांव से 10 मील दूर चले जाएं तो उन्हें काम मिल सकता है। हाँ हाँ, यहाँ 10 मील तक कोई जगह खेती करने लायक नहीं। हम केवल बारिश पर निर्भर रहकर फसल नहीं उगा सकते और यह भी तो नहीं पता कि बारिश कब होगी। अरे हम तो यह भी नहीं जानते कि होगी या नहीं। इस तरह जीने का क्या मतलब है? लेकिन यह तो हमारी रोज की कहानी है। आज क्या नया है? इसी बीच केशव कुछ समय की दूरी तय कर चुका था। केशव खुद से कहने लगा, आज सूरज बहुत तेज है और मेरे पास पीने का पानी भी खत्म हो गया है। केशव को वही दो औरतें दूर से आती हुई नजर आई। लगता है कोई पानी लेकर आ रहा है। चलो उनसे पूछता हूँ, थोड़ा पानी देने के लिए। केशव उन दोनों औरतों के पास गया और बोला, सुनिए, मेरे पास पानी था जो खत्म हो गया है। क्या आप इस कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं? मैं उससे अपनी प्यास बुझा लूंगा। दोनों औरतें चौंक गईं। हे भगवान, आप वह मांग रहे हैं जो आपको इस गांव में नहीं मांगना चाहिए। हम आपको यह पानी नहीं दे सकते। हम इसे दूर से खरीद कर लाए हैं। एक घड़ा 2 रुपए का है। केशव हैरान हुआ। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पानी खरीदना पड़ता है? यहाँ पानी बिकता है? कमाल की बात है। उन औरतों ने कहा, क्यों नहीं बेचेंगे? मुझे लगता है आप इस गांव में पहली बार आए हैं। आपको यहाँ 10 मील तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिल सकती है। अगर आपको प्यास लगी है तो यहाँ से 5 मील दूर लालचंद की दुकान है। आपको जो भी चाहिए वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन आपको असल दाम से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। पानी भी उसी की दुकान से खरीद लीजिए। केशव बोला, सच में? कौन है वो महान आदमी जो पानी बेचता है? और वह खुद पानी कहाँ से लाता है जहाँ से आप लोगों को नहीं मिल सकता? क्या उसने कोई तंत्र मंत्र सीखा है? औरतों ने कहा, अरे पूरे गांव में सबसे अच्छे पानी का कुआं उस लालचंद के घर में ही है और कहीं भी अच्छे पानी का कुआं नहीं है। खुदाई के बाद भी पानी की एक बूंद कहीं भी नहीं मिली। यह सब जानते हुए कि और प्रयास करना मूर्खता है। तो अब हम सब उस लालचंद के घर जाते हैं और पैसे दे के अच्छा पानी खरीदते हैं। केशव ने कहा, ठीक है, मैं अभी उस लालचंद के घर जाता हूँ और पानी खरीदता हूँ, लेकिन वहां पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 5 मील पैदल चलना पड़ेगा। मुझे उसके लिए ताकत चाहिए। मुझे थोड़ा सा पानी पीने की ज़रूरत है। अगर आप इस कटोरे में पानी नहीं देना चाहती तो मेरे हाथों में ही दे दीजिए। मैं उससे ही अपनी प्यास बुझा लूँगा। औरतों ने केशव के हाथ में पानी डाला। उनके द्वारा दिए गए पानी को केशव पीता है और उस लालचंद की दुकान की ओर चल देता है। 1 मील का सफ़र तय करने के बाद वो कहने लगा, अरे आज सूरज कितना तेज है। इसके कारण मुझे बहुत प्यास लग रही है। यहाँ पानी देने वाला भी कोई नहीं है। केशव ऐसा सोच ही रहा था कि उसने एक आदमी को देखा
जो घड़ा लेकर आ रहा था। उसने केशव को देखा तो पूछा, क्या भाई साहब, आपको पानी चाहिए? केशव ने कहा, अगर आप इस गांव में मुझे पानी के लिए पूछ रहे हैं तो फिर तो आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। जरा मेरे इस कटोरी में पानी दे दो। उस आदमी ने कहा, अरे अरे रुकिए, मेरी इतनी तारीफ मत करो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पानी दूंगा? मैं इस घड़े के पानी को मुफ्त में नहीं दे रहा हूँ। तुम्हें अपना कटोरा भरने के लिए मुझे 1 रुपए देने होंगे। चाहिए तो बताओ। पानी चाहिए या नहीं? नहीं तो मैं चला यहाँ से। केशव बोला, ठीक है, मैं 1 रुपए देता हूँ। इस कटोरे को पूरा पानी से भर दो। केशव ने कहा, तुम्हारा धन्यवाद। उस आदमी ने कहा, मेरा यह काम है साहब। इस तरह मैं राहगीर की प्यास बुझाता हूँ और उनसे पैसे लेता हूँ। केशव बोला, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी पानी खरीद कर भी पीऊंगा। और कर भी क्या सकते हैं। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ आसपास कोई धर्मशाला है जहाँ जाकर मैं अपना पेट भर सकूं? उस आदमी ने कहा, यहाँ पानी मिलना मुश्किल है और तुम धर्मशाला की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें धर्मशाला जाना है तो अभी कम से कम 10 मील चलना होगा, और वहाँ भी भोजन कब मिलेगा यह कोई नहीं जानता। केशव ने कहा, अगर यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है तो कम से कम खुद तो खाना बनाकर खा सकते हैं। मैं खुद खाना बनाकर खा लूँगा। उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ से 3-4 मील दूर लालचंद की दुकान है। नमक, दाल और चावल के साथ अच्छा पानी वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। तुमको इसको खरीदने के पैसे देने पड़ेंगे। आराम से जाना। केशव के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। केशव लालचंद की दुकान के लिए निकल पड़ा। चलते चलते उसने रास्ते में किसी को कहरते हुए सुना, पानी, पानी, पानी। केशव ने सोचा, ऐसा लगता है जैसे कोई पानी के लिए तड़प रहा है। उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति पेड़ के नीचे तड़प रहा है। पानी, पानी। केशव ने कहा, यह तो बहुत उदास है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। सुनो, यह पानी पी लो। हाथ फैलाओ, मैं पानी डालता हूँ। केशव ने उस बुजुर्ग आदमी को पानी पिलाया और उसकी प्यास बुझाई। तभी वहां से गुजर रहे एक आदमी ने यह देखा और उसके पास आकर बोला, तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम इस गांव में नए हो। इसे अच्छा पानी देना मना था। तुम क्या यह नहीं जानते? ध्यान रखो, अगर तुमने इस आदमी को पानी दिया, हमारा लालचंद गुस्सा हो जाएगा। केशव चौंक कर बोला, क्या? इस आदमी को पानी देने से तुम्हारा लालचंद गुस्सा क्यों होगा? देखो, यह प्यास से कैसे तड़प रहा है। उस आदमी ने कहा, इस बूढ़े आदमी ने गांव के सभी लोगों को धोखा दिया है। अगर तुमने इस बूढ़े आदमी को पानी दिया तो तुम्हें सजा मिलेगी। ध्यान रखना, समझ गए? केशव बोला, इस बूढ़े आदमी की ऐसी दुर्दशा का क्या कारण है, मुझे बताओ। उस आदमी ने कहा, दरअसल इस बूढ़े आदमी ने इस गांव के सभी लोगों को ठगा है। कुछ समय पहले गांव में सूखा पड़ा था। बुजुर्ग आदमी ने गांव के 2 लोगों से कहा, चारों तरफ बंजर जमीन है, प्यास के लिए तुम दूर से ताज़ा पानी ला रहे हो। अगर जैसा मैंने कहा है तुम वैसा करोगे तो यह गांव जल संकट से मुक्त हो जाएगा। उन दोनों व्यक्तियों ने कहा, अच्छा, लेकिन इस गांव में कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमने कई जगह खुदाई भी की है, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। फिर तुमको कैसे पता कि पानी मिलेगा? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ खुदाई करो और देखना, पानी ज़रूर मिलेगा। यह सुनकर लालचंद भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हमने गांव की हर जगह को देख लिया है, कहीं भी पानी मिलना मुश्किल है। अब अगर तुम नई नई बातें बताओगे तो यहाँ तुम्हारी बातें सुनने वाला
कोई नहीं है। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वह सच है साहब। आप मेरी बात मान के तो देखिए। जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ खोदिए, पानी जरूर मिलेगा। लालचंद बोला, ठीक है, हम वहीं खोदेंगे जहाँ तुमने कहा है। अगर वहाँ पानी नहीं मिला तो तुमको उसी अनुसार सजा दी जाएगी। अगर सहमत हो तो बोलो। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं सहमत हूँ। मैं ठीक ठीक बता सकता हूँ कि पानी कहाँ मिलेगा, चाहे तो मुझसे वादा ले लो। लालचंद ने कहा, ठीक है, जहाँ तुमने कहा अगर वहाँ पानी मिला तो मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा, नहीं तो इस इलाके में कोई तुमको पानी नहीं देगा। ठीक है, हम दोनों चलते हैं, मुझे दिखाओ कि पानी कहाँ मिलेगा। लालचंद बड़ी चालाकी से गांव के लोगों की जगह बूढ़े आदमी के साथ अकेला जाता है। एक जगह पहुंचकर बूढ़े आदमी ने कहा, पानी इस जगह मिलेगा, यहीं खुदाई करवाओ। लेकिन लालचंद ने बूढ़े आदमी की बताई गई जगह के अलावा कहीं और खोदने का आदेश दिया और वहां पानी नहीं मिला। लालचंद ने कहा, अब क्या? तुमने कहा था कि इस जगह पानी मिलेगा, लेकिन यहाँ कोई पानी नहीं है। गांव वालों की सारी मेहनत बेकार गई। अब तुम्हें सजा दी जाएगी। बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने इस जगह खुदाई करने को नहीं बोला था। मैंने जो जगह बताई थी तुमने उस जगह के अलावा कहीं और खोदा, इसलिए पानी नहीं मिला। असली जगह उस जगह से 100 फीट दूर है। वह बूढ़ा आदमी कुछ भी कहे, लालचंद बिना सुने गांव के लोगों को गुमराह कर देता है। अगर आज से इस बूढ़े आदमी को किसी ने खाना पानी दिया तो उसे मेरी दुकान से कभी कोई सामान नहीं मिलेगा। फिर उस आदमी ने केशव को जो हुआ था वह सब बता दिया। इस बूढ़े आदमी को गांव के साथ धोखा करने की सजा मिल रही है। इसी बीच 2 लड़के वहां खाली बर्तन लेकर आ गए। वह पता लगाने आए थे कि वहां क्या चल रहा है। उन लड़कों ने कहा, कुछ घंटे पहले लालचंद के कुएं में किसी की मौत हो गई। हमें इसकी जानकारी तब मिली जब हम पानी पीने के लिए गए। अब एक ही कुआं था, वह भी बंद। क्या करे भगवान? लेकिन तुम क्या कर रहे हो इस बूढ़े आदमी के पास? केशव ने उन लोगों से कहा, एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। यह बूढ़ा आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। यही है जो आपके गांव को बचा सकते हैं। अब ये खबर लालचंद को पता चली। वह यह जानकर गुस्से में आ जाता है कि केशव ने बूढ़े आदमी को पानी दिया है। लालचंद भी वहां पहुंचा जहां केशव और बूढ़ा आदमी था। लालचंद ने केशव से कहा, इस बूढ़े आदमी को गांव में पानी देने से मना किया था। यह जानते हुए भी तुमने इसको पानी क्यों दिया? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें पता है? क्या जानते भी हो? केशव बोला, मुझे पता है। मैं वहां खुदाई करूंगा जहां यह बूढ़े व्यक्ति ने बताया है। अगर पानी नहीं मिला तो तुम मुझे कुछ मत देना, लेकिन अगर पानी मिल गया तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। क्या तुम सहमत हो? जवाब दो। लालचंद बोला, मैंने पहले ही खोदा था लेकिन पानी नहीं मिला। अब दोबारा नई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे रुपए नहीं चाहिए। तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? क्या तुम्हें इस बूढ़े आदमी के अतीत के बारे में नहीं पता? केशव ने वहां मौजूद सब लोगों से कहा, मुझे बताओ कि क्या मेरी शर्त तुम्हें मंजूर है? मैं यह सब इस गांव की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मुझ पर भरोसा करो। गांव में हर कोई ऐसी जगह ढूंढने के लिए राजी हो जाते हैं। केशव ने फिर बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, आप मुझे बताइए किस जगह पानी मिलेगा, मैं वहीं खुदाई शुरू करूंगा। बूढ़े आदमी ने कहा, कहीं और क्यों, मैं यहाँ बैठा हूँ, वहीं खोद। 20 फुट खोदने पर पानी मिलना तय है। खोदो यहाँ। बूढ़े आदमी ने कहा था। उन्होंने वहीं खोदा। वहां 20 फुट खोदने से पहले ही पानी मिल गया।
इसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए और वहां एक कुआं बना दिया। केशव ने कहा, देखा, इस लालचंद ने आपको अपने कारोबार के लिए आप सबको ठगा है। यह कितना घिनौना काम कर रहा था। यह आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपको पानी तक बेच रहा था। मैं इसके खिलाफ राजा के पास शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। या फिर आप ही बताइए कि इसे कौन सी सजा दी जाए। आप लोग ही बताइए। गांव वालों ने कहा, कोई और सजा क्यों? इतना ही काफी है कि हमारे गांव को पानी देने वाली इस भगवान समान बूढ़े आदमी ने जो सजा सही है, इतनी परेशानी उठाई है, वही सजा हम लालचंद को देंगे। उस दिन के बाद से किसी ने लालचंद को पानी या खाना नहीं दिया और उसे गांव के लोगों ने वैसी ही सजा दी जैसी बूढ़े आदमी को मिली थी। उसके बाद केशव माधवपुर पहुंचता है। वहां केशव को लड़की पसंद आ जाती है और कुछ दिनों के बाद केशव की शादी हो जाती है। अब केशव की मां निर्मला भी अपनी बहू के आ जाने से बहुत खुश थी और केशव भी अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।